हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 24 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राणा मेंशन आज रोशनी से नहाया हुआ था। हर कोना चमक रहा था, जैसे कोई महल स्वर्ग से उतर आया हो। शाम रंगीन हो चुकी थी और पार्टी टाइम पूरे शबाब पर थी। देश के जाने माने बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया के खास लोग इस भव्य आयोजन में सब शामिल थे। हर किसी की नज़रें राणा फैमिली की रॉयल्टी पर टिकी हुई थी। ओमकार राणा, संजय जी और अनुराग जी सत्ताधारी पार्टी के लीडर्स के साथ बैठे गहरी राजनीतिक चर्चा में मशगूल थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें यकीन था कि बाजी उन्हीं के हाथ लगेगी। वहीं दूसरी ओर महफिल की सबसे खूबसूरत लड़कियां मेघना, आस्था और मधु आज बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन तीनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गहरी खीज और बेचैनी थी। आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हमारा प्लान फेल हो गया मेघना दी। देखा ना, वो लड़की फिर से भाई की जिंदगी में लौट आई है। जब भी मैं उसे भाई के साथ देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। तभी मधु ने कहा, मुझे तो लगा था कि इतनी इंसल्ट के बाद वो कभी भाई की ज़िंदगी में नहीं आएगी, लेकिन ऐसी लड़कियां बहुत ढीठ और बेशरम होती है। ऐसे तो सेल्फ रिस्पेक्ट का राग अलापती है, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मेघना भी दांत पीसते हुए बोली, जैसे तुम दोनों का मन और दिल जल रहा है ना, उसे देखकर वैसा मेरा भी दिल जल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, वो ज़्यादा दिन अभी के साथ नहीं टिक पाएगी। मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगी। अब उसे सिर्फ राणा मेंशन से ही नहीं, अभी के दिल से भी निकालना होगा, हमेशा के लिए। तीनों की आंखों में एक आग थी, जलन की, बदले की। दूसरी ओर एक और कोना, जहां विजेंद्र मिश्रा का चेहरा तमतमा रहा था। उन्होंने ओमकार जी को एक कोने में बुलाया और गुस्से में पूछा, मुझे लगा था कि तुम उस लड़की को अभय की जिंदगी से बाहर करोगे, लेकिन यहाँ तो तुमने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी है। लगता है तुम अपना वादा भूल गए हो ओमकार। ओमकार जी ने गहरी निगाहों से उन्हें घूरते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, अभी फ़िलहाल हमारा फोकस चुनाव पर होना चाहिए। मुझे क्या करना है ये मत समझाओ विजेंद्र। मुझे अपना वादा आज भी याद है, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे कब क्या करना है। यह सुनकर विजेंद्र मिश्रा का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन वह चुप हो गए। पार्टी अपने शबाब पर थी। अचानक तालियों की तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई उस दिशा में मुड़ गया जहाँ से यह शोर आया था, और जैसे ही सबने देखा, अभय और आध्या ने साथ में एंट्री ली थी। अभय पूरे राणा ठाट के साथ काले 3 पीस सूट में किसी रॉयल शहजादे जैसा लग रहा था। आंखें तीखी, चाल में वही कॉन्फिडेंट और हाथ में आध्या का हाथ। और आध्या रेड सिल्क साड़ी में वो जैसे किसी और ही लोक से उतरी हो। उसकी मासूम सी मुस्कान, खुलते बाल और आंखों में हल्का सा डर उसे बाकियों से अलग और कहीं ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। महफिल की सारी रौनक जैसे अब उन्हीं दोनों पर थम गई थी। अभय उसका हाथ थामे पूरे सम्मान और कॉन्फिडेंट के साथ उसके आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर मेघना का चेहरा क्रोध से सुलग उठा। उसकी उंगलियां उसके वाइन की ग्लास पर जोर से दबोच चुकी थी। अब ये नौटंकी देखना रह गई थी। मेघना ने अपने दांत पीसे। तभी अभय आध्या को लेकर मेहमानों से मिलने लगा। हर कोई अभय और उसकी वाइफ से मिलने को उत्सुक था। इतने में अनुराधा जी आध्या के पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा आध्या, आओ हमारे साथ। सब तुम्हें देखने के लिए बहुत बेताब है, हम तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। आध्या एक पल को अभय की ओर देखती है। अभय हल्के से सिर हिलाकर जाने का इशारा करता है। उस इशारे में सुकून भी था और आदेश भी। आध्या अनुराधा जी और नंदिता जी के साथ चल देती है। नंदिता और अनुराधा जी ने पार्टी के खास मेहमानों से आध्या का परिचय कराया। आध्या इस सब माहौल में थोड़ी असहज थी। ना तो वो ऐसी पार्टियों की आदी थी और ना ही इतनी नज़रों का बोझ उठा पा रही थी। वह हर बार खुद को सम्मिलित करती, मुस्कुराती और सिर झुकाकर लोगों का अभिवादन करती। दूर खड़ा अभय उसे बार बार देख रहा था। आज वो पहली बार आध्या को इतने करीब से, इतने खुले अंदाज में देख रहा था। उसकी सादगी में जो चमक थी वो शायद अब तक अभय ने कभी महसूस नहीं की थी। तभी पार्टी हॉल की ओर से एक और हलचल उठती है। राकेश और आभा कपूर की एंट्री होती है। जैसे ही मेहमानों की निगाहें उन पर पड़ी, एक सन्नाटा सा छा गया।
टीवी और मीडिया में चल रही गॉसिप्स को जैसे विराम मिल गया हो। अनुराधा जी और नंदिता जी दोनों मुस्कुराते हुए उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ती है और उन्हें आध्या से मिलवाती है। नंदिता बोली, आध्या, ये अभय की बुआ है, आभा कपूर, और ये तुम्हारी बुआ सास। आध्या थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ती है और आभा के पैर छूती है। आभा ने उसे तुरंत उठाकर उसके गालों को हल्के से छूते हुए कहा, सच में तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी आंखें तो जैसे झील हो। अब समझ आया कि अभय को क्यों कोई और नहीं भाई, तुम ही राणा परिवार की बहू बनने के लायक हो। आध्या कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक और बहुत सारा डर झलकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यह तारीफ सच्चाई है या एक साजिश। पार्टी अब धीमी धीमी लय में बह रही थी, कहीं से हंसी की हल्की आवाज़ें, तो कहीं चाय की सौ टकराने की खनक, और कहीं निगाहों के बीच जलती अनकही बातें। उसी लहर में अभय ने धीरे से आध्या के पास आकर कहा, चलो तुम्हें किसी और से भी मिलवाना है। आध्या ने उसकी ओर देखा। अभय का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कोई अलग ही चमक थी। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा और उसे लेकर एक और चल पड़ा। वो एक जगह रुकता है जहाँ राकेश कपूर खड़ा था, अपने ही अंदाज में गंभीर, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही शांत। आध्या, मिलो इनसे, ये है मेरे फूफा राकेश कपूर। आध्या ने आदरपूर्वक नमस्ते किया। राकेश ने जैसे ही उसकी ओर देखा, एक अजीब सी ठिठकन उसके चेहरे पर आ गई थी। उसकी आंखें किसी याद में डूब गई थी। वो अचानक अतीत की गलियों में चला गया था। उसकी निगाहें आध्या के चेहरे पर टिकी थी, मानो उसे किसी अपने की झलक दिख रही हो। पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे सुजाता की याद दिला रही है। राकेश के मन में यह विचार चल रहा था। आध्या भी चौंकी थी। क्या इत्तेफाक है, मेरे पापा का नाम भी राकेश कपूर ही था। उसके मन में एक झटका सा आया था। अभय उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गूढ़ रहस्यमयी मुस्कान तैर रही थी, मानो उसे पहले से ही सब पता हो, या वह किसी कड़ी को जुड़ते देख रहा था। राकेश कपूर ने आगे बढ़कर अपना हाथ आध्या के सिर पर रखा और बोला, हमेशा खुश रहो बेटा, सच में तुम तो किसी परी से कम नहीं लगती। आध्या मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में हलचल थी। उसी पल दीदी, यह आवाज़ की तरफ आध्या मुड़ी। वह पुकार मिली की थी। मिली को देख आध्या हैरान रह गई थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखते ही कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखें नम हो गई थी। मिली ने पूछा, आप कैसी हैं दी? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और दादी? आध्या ने जल्दी जल्दी पूछा। मैं भी ठीक हूँ दीदी, और देखो दादी भी आई हैं। दादी थोड़ी दूर खड़ी थी, हाथ फैलाए, आंखों में आशीर्वाद भरे। आध्या झटपट दौड़कर उनके गले लग गई। आप ठीक तो है ना दादी? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ मेरी बच्ची। तुझे आज इस हाल में देखकर एक माँ का दिल सुकून पा गया। पर इस सुकून को एक चिरती हुई एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तो तू अब चाचा चाची को भूल गई क्या? शादी के बाद बेटियाँ मायके नहीं आती हैं क्या? यह आवाज़ सुलेखा की थी। उनके साथ ब्रिजेश जी भी खड़े थे। चेहरे पर झूठी मुस्कान, लेकिन दिल में करवाहट साफ झलक रही थी। आध्या ठिठकी, उसकी आंखें नम हो गई। कितना कुछ था जो कहना चाहती थी, पर यह मंच उस दर्द का नहीं था। तभी राणा फैमिली, अनुराधा जी, नंदिता जी आगे बढ़ी और पूरे सम्मान से आध्या के मायके वालों का स्वागत किया। दादी को कुर्सी दी और सभी को सहज करने की कोशिश की। आध्या अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश थी। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान और हर एक हावभाव में उसकी खुशी झलक रही थी। उसे इस तरह से खिलखिलाते हुए देखकर अभय के दिल को ना जाने क्यों एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। भले ही उसने उसके परिवार को पार्टी में बुलाने का फैसला किसी और मकसद से लिया हो, लेकिन आध्या के उस मासूम खुशी ने जैसे उसके भीतर की सारी तलखियाँ पल भर को थाम दी थी। शायद पहली बार उसके इरादों से ज़्यादा उसे उसकी मुस्कान मायने रखने लगी थी। वहीं दूसरी ओर डांस, जो दिलों को जोड़ता है और कुछ दिलों को तोड़ देता है। पार्टी का माहौल अब एक रोमांटिक मोड़ ले चुका था। लाइट्स थोड़ी धीमी हुई, सुनहरी सी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई थी। साउंड सिस्टम पर एक धीमी रोमांटिक ट्रैक बजने लगा, एक ऐसा गीत जो दिल की गहराइयों को छू जाए। पार्टी होस्ट ने मुस्कुराते हुए मंच से कहा, अब वक्त है इस रात की सबसे खास जोड़ी को डांस फ्लोर पर बुलाने का, मिस्टर एंड मिसेज राणा।
कृपया डांस फ्लोर पर आए। तालियों की गूंज पूरे हॉल में गूंजने लगी। आध्या चौंक गई। वह थोड़ी असहज हो गई। नजरों के बीच खड़ी सबके केंद्र में होना उसे हमेशा से मुश्किल लगता था। उसने धीरे से अभय की ओर देखा। मुझे डांस करने नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। उसका स्वर धीमा था, घबराया हुआ। अभय मुस्कुराया, एकदम सहज अंदाज में बोला, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ डांस कर रही हो, अपने पति के साथ। डर किस बात का? वह उसका हाथ थाम लेता है, दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। आध्या उसके सीने से जा लगी। उसकी धड़कनों की आवाज़ उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी तो अभय की आंखों में एक गहराई, एक चाहत, एक दाव का। डांस शुरू हो जाता है। धीमी धुन पर दोनों की चाल एक दूसरे में सधी हुई। धीरे धीरे आसपास की दुनिया जैसे थम गई हो। सभी मेहमान मुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें साथ में किसी और को देखना खल रहा था। वो थी मेघना। उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास अब कस गया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी आंखों में जलन टपक रही थी। इनफ! उसने गुस्से से अपने पापा विजेंद्र मिश्रा की ओर देखा। वह तेज कदमों से विजेंद्र मिश्रा के पास गई और बोली, पापा, क्या मैं यही सब देखने आई थी? आपने मुझसे वादा किया था। आपने कहा था कि वह लड़की ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। विजेंद्र जी खामोश थे। उनके चेहरे पर अपराध बोध की लकीरें थी। शायद वो अपनी बेटी की तरफ को महसूस कर रहे थे। पर राजनीति में कुछ वादे इंतजार मांगते हैं। तभी पीछे से एक मजबूत ठोस आवाज़ आई, मेघना। वह आवाज़ ओमकार जी का था। उन्होंने अपने हाथ से मेघना के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर तो होना चाहिए। मैंने जो वादा किया है उसे निभाऊंगा। अभी मैं चुप हूँ क्योंकि चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एक बार वह हो जाए तो देखना, इस कांटे को मैं अभय की जिंदगी से जड़ से उखाड़ दूंगा। वादा करता हूँ, अभय सिर्फ तुम्हारा ही होगा। मेघना की आंखों में फिर उम्मीद की एक जली हुई चिंगारी चमकी, पर दिल में उठती जलन की आग अब और भी भड़क गई थी। हर महफिल में कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं तो कुछ दिलों में जहर भी मुस्कुराता है। डांस फ्लोर पर आध्या और अभय का साथ सबकी निगाहों का केंद्र बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर बैल्कनी के पास मिली और दादी मुस्कुरा रही थी। मिली खुश होकर बोली, दादी देखिए ना, दी और जीजू कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। हमने जो मिस्टर अभय को उस दिन इंदौर में देखा था, वह इस अभय से कितने अलग थे। दी इनके साथ कितनी कंफर्टेबल है। दादी भी संतोष से बोली, बिल्कुल बेटा, मेरी आध्या को एक अच्छा जीवन साथी मिला है, जिसके साथ वो सिर्फ रह नहीं सकती बल्कि जी भी सकती है। मिली के चेहरे पर भी राहत थी। उसे लग रहा था कि उसकी दी अब वाकई खुश है। वह इस बात से अनजान थी कि उस पर दो जोड़ी निगाहें टिकी हुई थी। एक और लकी, जिसकी आंखों में मिली के लिए एक मासूम सी मोहब्बत तैर रही थी। वह उसे निहार रहा था बिना कुछ कहे। उसके लिए मिली सिर्फ आध्या की बहन नहीं थी, बल्कि उसका दिल चुपचाप उसी पर अटका था। दूसरी ओर आस्था, जिसकी आंखों में नफरत की आग सुलग रही थी। आस्था गुस्से में मधु से बोली, देख रही हूँ इन्हें, दोनों बहनें ऐसे बंधन करके आई जैसे चिपकू लड़कियां, और भाई भी इन्हें सिर पर चढ़ा रहे हैं। मुझे तो घिन आती है इन्हें देखकर। मधु भी तिरस्कार भाव से बोली, सच कहूँ तो हम तो इन्हें किसी से भी इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। भाभी कहने में भी शर्म आती है। इसकी बहन तो जैसे बस साइड डिश है, बिना बुलाए चली आई। आस्था के चेहरे पर सातिर मुस्कान फैल गई। वह कुछ सोचती है और फिर धीरे से सिर हिलाती है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ इसके साथ। उसने एक वेटर को इशारा किया। वेटर झुककर उसके पास आया। आस्था ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वेटर ने हैरानी से उसकी बात सुनी और फिर सिर झुकाकर चला गया। तभी दादी ने मिली से कहा, मिली मेरी बच्ची, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मिली ने कहा, ठीक है दादी, मैं कुछ करती हूँ। तभी उसकी नज़र नंदिता पर पड़ी और वह उसके पास जाकर बोली, मैम। तो नंदिता उसे देखकर बोली, बेटा मुझे मैम क्यों बोल रही हो? आंटी बोलो। आंटी, वो दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती है। तो नंदिता उसकी बात को समझते हुए दादी को एक कमरे में लेकर चली गई और मिली अकेली बैल्कनी में खड़ी रही। कुछ ही मिनटों बाद पार्टी में सभी मेहमान एक नए डेजर्ट ट्रे का इंतजार कर रहे थे। एक वेटर ट्रे लेकर सीधा मिली की ओर बढ़ा। वह मुस्कुराकर उसे मिठाई ऑफर करता है। मिली जैसे ही मिठाई उठाने लगी,
अचानक ट्रे लड़खड़ा जाती है और पूरा डार्क चॉकलेट सिरप उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। मिली एकदम चौंक जाती है और पूरा डार्क चॉकलेट सिरप उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। मिली एकदम चौंक जाती है। ओह नो, उसका पूरा ड्रेस खराब हो गया। और पीछे से मधु हंसते हुए कहती है, लगता है पार्टी में चिपक्यू ने मिठाई नहीं शरबत पहन लिया। आस्था वही खड़ी थी और उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां जो मिली को डिस्कस्टिंग नज़रों से देख रही थी। आस्था के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मिली को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह जानती थी कि दोनों ने जानबूझकर ऐसा किया है। पार्टी का माहौल अब भी रंगीन था, लेकिन मिली की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चॉकलेट सिरप से सनी उसकी ड्रेस और आस्था और मधु की हंसी उसकी आत्मा को चिर रही थी। आस्था हंसती हुई तिरस्कार से बोली, कितनी ड्रामाबाज है ना ये, देखो कैसे नखरे कर रही है। मधु भी खींचे निपोड़ते हुए बोली, और देखना हमारी भाभी की बहन लगती कम है और जोकर ज़्यादा लग रही है। वहीं पास में खड़ी कुछ और लड़कियां भी हंसी में उनका साथ दे रही थी। लेकिन अगले ही पल एक तेज़ आवाज़ आती है, दैट्स इनफ। लकी आगे आता है और वह वेटर को घूर कर देखता है। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्से की लपटें थी। वह बिना कुछ बोले अपनी जैकेट उतारता है और मिली को उठा देता है। फिर वह सीधे आस्था की तरफ घूर कर देखता है। लकी करे लहजे में बोला, आस्था ये तुम क्या कर रही हो। आस्था झूठी मासूमियत के साथ बोली, लकी प्लीज़, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। लकी तेज और तीखे शब्दों में बोला, ये मजाक था तो बहुत घटिया मजाक था, और अफसोस की बात यह है कि तुम समझ नहीं सकती, क्योंकि समझने के लिए दिल और इंसानियत दोनों चाहिए। आस्था की मुठियाँ कस गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों उबलने लगे। लकी बिल्कुल पास आकर बोला, एक बात साफ सुन लो आस्था, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना जिस दिन बॉस को तुम्हारी सच्चाई पता चली उस दिन तुम्हें सिर्फ उनका गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि वह क्या करेंगे शायद मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पलटकर मिली की ओर देखता है और पूछा, तुम ठीक हो ना। मिली आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, हाँ थैंक यू। लकी उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोला, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। उन्हें जाता हुआ देख मधु संदेह से बोली, आस्था जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सच तो नहीं है। आस्था एकदम गुस्से से बोली, शट अप, तुम सोच भी कैसे सकती हो। लकी सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, खास तौर पर उस लड़की का तो बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पर पागलपन की झलक थी। उसका पॉजेसिव नेचर अब हदें पार करने लगा था। वहीं लकी मिली को वॉशरूम ले आता है और कहता है, तुम अंदर जाओ, अपना ड्रेस साफ कर लो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे कहना। मिली हाँ में सिर हिलाती और वॉशरूम के अंदर चली जाती है। इधर अभय और आध्या डांस के दौरान पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। हल्की रोशनी, धीमी सी रोमांटिक धुन और पास आती सांसें, इनके बीच सब कुछ जैसे थम सा गया था। अभय का स्पर्श सधी हुई नरमी के साथ उसकी कमर से होकर पीठ तक गया। उसकी उंगलियां जैसे आध्या के भीतर छुपी सारी भावनाओं को बाहर ला रही थी। आध्या की सांसें अनियंत्रित सी होने लगी। उसका दिल एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। अभय की उंगलियों की हरकतें उसे एक अलग ही एहसास की दुनिया में ले जा रही थी, जिसे न वो समझ पा रही थी न ठुकरा पा रही थी। उसने जैसे ही नजरें उठाई तो अभय की आंखों से उसकी आंखें टकराई। वो आंखें जो पहले सख्त, ठंडी और बेपरवाह हुआ करती थी, आज उनमें उसके लिए एक अलग ही चमक थी, एक चाह, एक खामोश इकरार। तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, तुम्हारी ये आंखें मुझे पागल कर रही है। अभय की आंखें मानो यह सब चुपचाप कह रही थी। शब्द नहीं थे लेकिन एहसास गूंज रहे थे। आध्या का चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। उसके गालों पर हल्की लाली थी और होठों पर एक धीमी मुस्कान। आप भी कुछ अलग लग रहे हो, कुछ शांत, जैसे आपके अंदर का तूफान थम गया हो। उसने मन में ही सोचा, पर उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में गहराई में डूबते चले गए, जैसे हर ताल पर उनके दिल एक हो रहे हो। काश ये पल कभी खत्म ना हो। अभय ने मन में बुदबुदाया और उसकी उंगलियां आध्या की उंगलियों को थोड़ा और कसकर थामने लगा। कुछ पल वक्त नहीं, एहसास होते हैं। आध्या का मन धीरे धीरे से जवाब देता रहा। गाना खत्म हुआ और तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई।
पर दोनों को जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं आई। वो एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी, ना दिल की ना जिस्म की। अभय के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने खुद से कहा, ये लड़की कब मेरी ज़िंदगी में इस कदर उतर गई है मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब इसे खोने का सवाल ही नहीं उठता। और आध्या, उसके दिल में पहली बार कोई नया एहसास पनप रहा था जिसे वह डरते डरते भी स्वीकार करना चाह रही थी, लेकिन किसी और की आंखों में यह दृश्य आग बनकर उतर रहा था। पूल साइड के पास मेघना अकेली खड़ी थी। उसके हाथों में वाइन का गिलास और चेहरे पर उबलता गुस्सा था। उसकी आंखें डांस फ्लोर पर जमी थी। अभय और आध्या को पास देख उसका सीना जल रहा था। वह एक झटके से पार्टी हॉल से बाहर निकली, लंबी सांसें लेते हुए गार्डन से होते हुए स्विमिंग एरिया तक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जोर से गिलास टेबल पर पटका और फिर नया ड्रिंक मंगवाया। कुछ मिनटों बाद जब इधर डांस खत्म हुआ तो अभय ने नजरें घुमाई और उसकी निगाहें मेघना पर जा टिकी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर वह मुस्कान खुशी की नहीं, तंज और हिसाब की थी। वह एक वेटर को इशारा करता और धीरे से कुछ कहता है। वेटर सिर हिलाकर चला जाता है। पूल साइड पर मेघना गिलास थामे खामोशी से ड्रिंक कर रही थी। आंखों में गुस्सा तो था ही, पर उन आंखों में एक और चीज थी, प्यार में ठुकराए जाने की टीस। अभय धीरे धीरे उसके पास आया। वो संजीदा आवाज में बोला, कैसी हो मेघना? मेघना उसकी तरफ देखती है, एक करीबी मुस्कान के साथ, जैसे उसके सवाल पर उसने अपने आंसुओं से ताली बजाई हो। वह बोली, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि मैं कैसी हूँ? मेरे जवाब से क्या तुम्हारा इरादा बदल जाएगा? अभय गंभीर स्वर में बोला, अच्छा लगा सुनकर कि तुम ये समझती हो, लेकिन अफसोस फिर भी हरकतें तुम्हारी वही है। मेघना कुछ समझ नहीं पाई। वह उसकी आंखों में जवाब ढूंढने लगी। तभी अभय ने वेटर से एक गिलास लिया और उसकी ओर बढ़ाया और बोला, लो तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाई है। मेघना ने हौले से मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। शायद दिल में कहीं उम्मीद थी कि अभय अब भी उसकी परवाह करता है, लेकिन जैसे ही उसने ग्लास पकड़ा, अभय ने हाथ ऐसे झटका कि सारा ड्रिंक सीधा उसकी हथेलियों पर गिर गया। गरम लिक्विड उसके हाथ पर छलका। एक चीख निकली, आह की। पार्टी के शोर में उसकी आवाज खो गई थी। किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन अभय सुन रहा था। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। अभय गंभीर और सर्द लहजे में पूछा, जलन हो रही है ना? अभी ये बस शुरुआत है। मेघना चकित होकर उसे देखती है और पूछती है, तुमने जानबूझकर मेरा हाथ जलाया? लेकिन क्यों? अभय उसके करीब आकर आंखों में सख्ती लिए कहा, हाँ मैंने किया। इसी हाथ से तुमने मेरी लिटिल परी को थप्पड़ मारा था ना? मेरे ही घर में आकर मेरी बीवी पर हाथ उठाया तुमने। शुक्र मानो कि तुम मेरी दोस्त हो, वरना इस हाथ को अब तक मैं उखाड़ चुका होता। मेघना की आंखें छलक गई, लेकिन उसमें अब भी जिद थी, जुनून था। वह कांपती आवाज में बोली, तुम बदल गए हो, तुम उसे प्यार करने लगे हो, है ना? अबे आंखों में जुनून लिए बोला, हाँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी जिद है, मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है। उसे कोई छुए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभय को भी यह एहसास नहीं था कि आज वो गुस्से में ही सही, उसने अपने दिल से इस सच को कबूला था। अब जाओ अपने जले हुए हाथ का इलाज कराओ, और हाँ अपनी हद में रहना। अगर तुमने दोबारा उसकी तरफ देखा भी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त बनकर थी। इतना कहकर अभय मुड़ा और पार्टी में लौट गया। पीछे रह गई मेघना अकेली टूटी हुई। उसने अपने हाथ पर फूंक मारी और फिर खुद से बड़बड़ाई, तुमने मेरी मोहब्बत को जला दिया अभी। अब मैं तुम्हारी उस लिटिल परी को जीते जी जला दूंगी। ऐसा दर्द दूंगी कि तुम्हारे दिल की हर धड़कन चीख बन जाएगी। अब तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी नफरत महसूस होगी। और बिना किसी से कुछ कहे वो पार्टी से निकल जाती है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगी मेघना आध्या के साथ? कैसे अभय आध्या को बचाएगा इन सारी साजिशों से? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।